दूसरा इसका नाम है वीर गाथा काल। आदिकाल को ही हम वीर गाथा काल कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इन्होंने इसका नामकरण किया। इसके आगे है प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल को किसने नामकरण किया है? इसको मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कौन कौन से हैं? मिश्र बंधु जो है ये है श्याम नारायण मिश्र, और इन्हीं के भाई को जो है सुखदेव मिश्र, और इन्हीं के भाई के गणेश मिश्र। ये जो है 1 2 3 भाई जो है इस काल का जो है सूत्रपात किया प्रारंभिक काल का। मिश्र बंधु जहां आ जाए, बहुत सारे जो है विद्यार्थी जो है संदेह में हो जाते हैं कि ये मिश्र बंधु कोई एक व्यक्ति होंगे जिनको हम मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं, लेकिन मिश्र अगर अकेले रहते तो मिश्र रहते, लेकिन यहाँ बंधु है, उनके भाइयों की चर्चा है। तो ये श्याम नारायण, सुखदेव और गणेश, ये तीन भाइयों का मत जो है एक था, और इन लोगों ने इसको आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा। क्योंकि भाई सही बात है कि हिंदी आने के बाद जो पहला नामकरण आदिकाल हुआ तो ये स्वाभाविक है प्रारंभिक काल हुआ। अगला है चारण काल। चारण काल का नामकरण ग्रियर्सन महोदय ने दिया। ठीक है, इसी के साथ पांचवा है बीज वपन काल। कहने का मतलब बीज वपन, हिंदी साहित्य की शुरुआत। हिंदी साहित्य में आदिकाल का जो बीज बोया गया, हिंदी के नामकरण हिंदी में आदिकाल का जो समय सीमा हो उसका बीजारोपण हुआ, इसलिए इसको बीज वपन काल कहते हैं। इसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रखा है, इसका नामकरण किया है। इसी के साथ जो है वीर यानी विश्व, तो इसको ट्रिक समझ लीजिए, वीर काल यानी विश्वनाथ प्रसाद। छठा है वीर काल, जिसको विश्वनाथ प्रसाद ने नामांकित किया है। तो इस प्रकार से हमारे जो हिंदी साहित्य में आदिकाल के विभिन्न प्रकार के मुख्य नामों को मैंने यहाँ प्रस्तुत किया, जिसको ये जो लेखक सामने प्रस्तुत है। अब आदिकाल का मतलब ये शुरुआत है। वीर गाथा काल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय में वीरों की जो है शैली, उनके युद्ध कौशल, उनके जो है वीरता का प्रदर्शन देखने को मिलता है। पृथ्वीराज चौहान, चाहे आप जो है आला खान को जगने को देख लीजिए, चाहे पृथ्वीराज रासो को देख लीजिए, तो उन सब रचनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो वीर गाथा काल था। वीरों का जो है कौशल उसमें देखने को मिलता था। इस प्रकार से यहाँ पर इसी से मिलता जुलता ये वीर काल भी है, जिसको जो है विश्वनाथ प्रसाद ने प्रस्तुत किया। अब ये तो हो गया आदिकाल के जो है नामकरण, विभिन्न प्रकार के नामकरण। अब जो है हम यहाँ थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि आदिकाल के जो है साहित्य कौन कौन से थे, कौन कौन से साहित्य उस समय चलते थे। तो अब उसके बाद हम आपको आदिकाल की रचनाएं और कवियों को बताएंगे, लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि आप इन जो है काल विभाजन के लेखकों को आप समझ गए होंगे। इसी के आगे जो हम जो है आदिकाल के साहित्य को बताने की चर्चा करेंगे, आप बताने चल रहे हैं। तो ये है पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य। अब यहाँ पर मैं जो है उस समय आदिकाल के साहित्य का वर्णन कर रहा हूं कि कौन कौन से साहित्य उस समय चलते थे। तो पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा नाथ साहित्य, तीसरा जैन साहित्य और चौथा जो है रासो साहित्य, रासो साहित्य, और पांचवा जो है लोक साहित्य। इस प्रकार
रासो लोक। अब देखिए सिद्ध सामंत में कौन कौन किसकी रचना होती थी? बौद्ध लोगों, बौद्ध धर्म के लोगों की। सबसे पहले भारत में बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें लगभग 84 जो है ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अगला है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में अब देखिए ये बौद्ध है तो ये जो है स्त्री सहित यहाँ पर नारी का जो है वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर ये सिद्ध सामंत में ये नारी युक्त रचना है ना। कहने का मतलब कोई सन्यासी का वर्णन उस समय नहीं है, सब जो है युगल दंपत करते थे, सबके घर जो है पत्नियां होती थी। अगला है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में क्या है? नारी मुक्त, सीधा ऐसे कह लो नारी मुक्त। उस समय जो है नारी मुक्त नहीं होती, जैसे इसमें किसका होता था? सन्यासियों का, है ना। सन्यासियों का, मठाधीशों का वर्णन हुआ करता था। जैसे मान लीजिए एक है गोरखनाथ। गोरखनाथ मंदिर जानते होंगे आप, गोरखनाथ जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक गोरखनाथ बाबा का मंदिर है। आप जानते होंगे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री वहां के जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वे देखे होंगे कि वे, आप लोग जानते होंगे कि वे कान में कुंडल पहनते हैं, तो वे भी एक नाथ संप्रदाय के ही एक अंग माने जाएंगे। तो उस समय जो है नाथ साहित्य जो है होता था, वहां के लोग जो है सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, उनको किसी पत्नी से मतलब नहीं होता था, किसी स्त्री से, वे लोग विमुख रहते थे, नारी मुक्त रहते थे। अगला है जैन साहित्य। जैन साहित्य में किसका वर्णन होता था? जैन धर्म के अनुयायियों का, है ना, जो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, किसी में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा का खंडन, है ना। कहने का मतलब लौकिक मतों में विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते थे। उस समय जैन साहित्य चलता था। अगला है रासो साहित्य। रासो साहित्य में आप जो है कहने का मतलब इसे बीसल देव और इसका पृथ्वीराज रासो को देख लीजिए, पृथ्वीराज रासो और एक है बीसल देव रासो। ये सभी ग्रंथ उस समय लिखे गए थे, जिसमें श्रृंगारिक वर्णन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ है लोक साहित्य। लोक साहित्य रचना कब है? मतलब इसमें कौन से साहित्य लिखे जाते थे? कब के? ये कब हुआ था? जब आदिकाल समाप्त होने वाला था और भक्ति काल का समय सीमा शुरू होने वाला था। तो इसको हम कह सकते हैं कि भक्ति काल के पहले का जो समय था, भक्ति काल से पहले की रचना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने जो है आदिकाल के नामकरण को प्रस्तुत किया और उस समय की जो है साहित्य को प्रस्तुत किया। इसको सिद्ध सामंत भी जो है कहा जाता है, एक काल इसको जो है सिद्ध सामंत काल भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी इच्छा हो तो एक और भी बना सकते हैं दौड़ में, सिद्ध सामंत काल, जहां पर सिद्धों की रचना होती थी, जो बौद्ध धर्म के लोग, उनका वर्णन देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका परिचय मैं बता दे रहा हूं आदिकाल में काल का, कि उस समय के जो योद्धा होते थे, वीर होते थे, वे जो है जबरदस्ती अपनी इच्छा अनुसार, अपनी ताकत, अपने जो है पराक्रम के बल पर दूसरे की संपत्ति को हथिया लेते थे, दूसरे की पत्नी को हथिया लेना उस समय का जो है स्वाभाविक रूप माना जाता था और कोई उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। जो मजबूत था, जो योद्धा ताकतवर था, वह अपनी इच्छा अनुसार जो है किसी भी हस्ती को, किसी की वस्तु को, किसी की पत्नी को वह छीन सकता था। उस समय के काल में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। तो मुझे उम्मीद है कि आज काल के जो नामकरण और उस समय के साहित्य को आप समझ गए होंगे कि किसका जो है साहित्य किसके बारे में चलता था। और आदिकाल के, वीरगाथा काल के, प्रारंभिक चारण और वीर काल के, सिद्ध सामंत काल को नामकरण करने वाले कौन कौन लेखक थे, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मुझे उम्मीद है यह बातें आपको साहित्य में समझ में आई होंगी। बहुत जल्द ही हम अगले एपिसोड में मिलते हैं आदिकाल की प्रवृत्ति और इसकी विशेषता को लेकर के। तब तक आप इसको अध्ययन कीजिए। जो कुछ आपको विरोधाभास लगता है आप उसको कमेंट में लिखिए, आप मुझसे बताइए। हम बहुत जल्दी आपके जो है उस विरोधाभास को दूर करने की कोशिश करेंगे।
बस आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए